किशोर पॉडकास्ट की ऑडियो स्टोरी श्रृंखला की प्रस्तुति कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विधायक भट्टाचार्य की लिखी हुई कहानी एक खून। मुख्य पात्र हैं वीर, जगत ज्योति, सुकुमारी, राधा, सुधा, वकील विश्वमोहन और डॉक्टर मनीष। कहानी पाठ में किशोर, पल्लवी, के जया, अर्पण, के शुभम, तूली, सूत्रधार एवं अन्य चरित्र में किशोर। लीजिए प्रस्तुत है एक खून। मोहल्ले में सब कहने लगे थे जगत ज्योति जी सठिया गए हैं, नहीं तो इस बुढ़ापे में शादी करने नहीं जाते, और शादी करना ही था तो पहली बीवी के मरने के बाद ही कर लेते, 30 साल बाद क्यों। और इस सवाल का जवाब जिनको देना था वो जगत ज्योति खुद ही शादी के 1 साल बाद परलोक सिधार गए। लेकिन तब भी सवाल ये रह जाता है कि जगत ज्योति जी जैसे समझदार इंसान को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका एक कारण जरूर था। आइए इसी कारण पर अब आगे बात करते हैं। जगत ज्योति जी की 2 बेटियां थी, पहली राधा, दूसरी सुधा। जगत ज्योति जी थोड़े कंजूस किस्म के व्यक्ति थे। पूरे शहर में उनकी कंजूसी की चर्चा थी, इसीलिए सुबह सुबह कोई उनका नाम भी नहीं लेता था। दिन के 11 बजे जब पूरी दुनिया सब्जी लेकर घर चली जाती थी, उसी समय जगत बाजार आते थे, एक गंदा सा फटा हुआ थैला हाथ में लेकर। सब्जी खरीदते नहीं थे, जो इधर उधर पड़ा हुआ रहता था उसी को उठाकर ले जाते थे। दिन ढलने के पहले घर जाने की जल्दी में जो दुकानदार होते थे उनसे मोल भाव करके 10 रुपए की चीज 5 रुपए में खरीदते थे। दुकानदार नाराज होकर या तो बेच देते थे या फिर उनके आने के पहले ही सड़ी गली सब्जी रख देते थे। उसी जगत ज्योति जी ने अपनी पहली बेटी की शादी खूब धूमधाम से ही की, और उसके 1 साल के अंदर दूसरी बेटी की शादी भी उसी तरह कर दी। दोनों ही दामाद को उन्होंने खुद ही पसंद किया था, जो कि अनाथ थे और जगत ज्योति जी के घर पर ही घर जमाई बनकर रहते थे। लेकिन भाग्य का ऐसा खेल, दोनों ही बेटियां 1 साल के अंतर में विधवा हो गई। लोगों ने कहा दिक्कत नहीं होगी, बूढ़े के जाने के बाद इस विशाल संपत्ति की वारिस ये दोनों बेटियां ही तो होंगी, क्योंकि इन दोनों बेटियों के सिवा जगत जी की इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन एक लेकिन का भूत आके बैठ गया जगत जी के सिर पर। अच्छा जीवन जी रहे थे जगत ज्योति जी, अपनी दोनों बेटियों की शादी करवाकर शांति से रह रहे थे। समय पर चाय, नाश्ता और खाना मिल जाया करता था। एक तरफ से सब ठीक ठाक ही चल रहा था इस परिवार में। लेकिन जगत जी जैसे इंसान के साथ गड़बड़ ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो थोड़ी सी खोजबीन के बाद ही गड़बड़ से मुलाकात हो गई, और 15 दिन के अंदर ही गड़बड़ को उन्होंने निमंत्रण देकर बुला लिया अपने घर, अर्थात उन्होंने कर ली शादी। वो भी बहुत मजेदार किस्सा है। नई दुल्हन पति के साथ जब घर आई तो दोनों बेटियां राधा और सुधा ने देखा कि उनकी नई मां की उम्र 40 के ऊपर है। मुहूर्त नक्षत्र का पता नहीं, लेकिन दिन था रविवार। दिन के 11 बजे जगत ज्योति जी बाजार गए थे। कुछ उठा के, कुछ खरीद के घर के लिए लौटने लगे तो बहुत थकान महसूस होने लगी उन्हें। रास्ते के किनारे एक घर के बरामदे में छायादार जगह देखकर थोड़ी देर बैठने लगे। ठीक उसी समय सामने वाले घर की खिड़की खुल गई और उसमें दिखा एक अधेड़ उम्र की महिला का चेहरा। उन्होंने कुछ देर तक जगत को देखा और हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। जगत जी चौंक गए, देखते रह गए उसकी तरफ।
महिला ने फिर से हाथ के इशारे से उनको बुलाया। इस बार जगत जी के मुंह से निकल ही गया, मैं? महिला ने बिना कुछ कहे सिर को हिलाकर हां कहा। जीवन में इसके पहले इतनी विपदा में जगत जी कभी नहीं पड़े थे। इतनी उम्र हो गई थी उनकी, लेकिन इसके पहले कभी भगवान को याद नहीं किया था उन्होंने। लेकिन आज किया। राम नाम जपते हुए सामने वाले घर के अंदर चले गए। महिला ने एक कुर्सी आगे करके कहा, बैठो। आवाज ऐसी कि अंधेरे कमरे में कोई सुने तो डर जाए। बोलिए। कुर्सी में बैठे हुए जगत ने पूछा, कैसे हो? महिला ने हंस के पूछा। सामने के दोनों दांत नहीं हैं। अच्छा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों, मतलब मैं क्यों? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, तुम क्या मुझे अब भी पहचान नहीं पाए? नहीं तो। मैं सुकुमारी, तुम्हारी प्यारी सुकू। जगत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह एक टक उसकी तरफ देखता रहा। इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? बातों में इतना अपनापन होते हुए भी वह टस से मस नहीं हुए। एक निर्दय ब्याजखोर के जैसे फुसफुसाते हुए बोले, सुकू? मतलब सुकू? मैं तो पहचान नहीं पाया आपको। आपको शायद पहचानने में गलती हो गई है। इस बार सुकुमारी जी रोने लगी और बोली, मुझे इसी बात का डर था। जानती हूँ जगत में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन जगत का दिल भी नहीं है ये नहीं सोचा था। आज तुम कह रहे हो कौन सुकू? सुकू को पहचानता नहीं? कुछ देर तक वो रोती रही और जगत को निहारती रही। ए जी, कुछ याद आया? ना, कमाल है, कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। आपको नहीं, तुमको। मैं सुकुमारी, याद करके देखो। वो वर्मा जी का घर था तुम्हारे घर के पास। हमारे घर के आंगन में एक आम का पेड़ था। पूनम की रात थी। अच्छा, सुकू! चिल्ला उठे जगत। बहुत जोर से चिल्लाए थे। 40 के ऊपर की सुकुमारी के अजीब से चेहरे को देखते हुए सारी पुरानी बातें याद आ गईं। बचपन की हसीन यादें, आम चुराने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ना, पूनम की रात। सारे दोस्त भाग गए। सुकुमारी के पिताजी डंडा और लालटेन लेकर बाहर आ रहे थे। यही सुकुमारी, छोटी सी सुकू, जगत को बचाई थी गौशाला में छुपा के। हाँ, प्यार उसी दिन ही हो गया था। उसके बाद दोनों छुप छुप के मिलने भी लगे थे। दोनों ने शादी करने का भी तय किया था भागकर। भागने के 2 दिन पहले रात में अचानक सुकू की मां चल बसी। दूसरे दिन उसके एक दूर गांव के मामा उसे लेकर गांव चले गए। जाने के पहले मिलना भी नहीं हो पाया। बस जाने के दिन सुबह उसकी दोस्त उसके हाथ में एक छोटी सी कागज की चिट्ठी थमा गई, जिसमें लिखा था, प्यारे जगत, मामा जी मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। मैं कसम खाती हूं, जिस दिन भी वापस लौटूं तुम यही समझना कि मैं कुंवारी हूं। तुम मेरा इंतजार करना। तुम अपनी कसम इसी चिट्ठी में लिखकर भिजवा देना। जगत ने भी उसी चिट्ठी में जवाब लिखकर भेजा था, प्यारी सुकू, हाँ, जब भी लौटोगी मुझे कुंवारा ही पाओगी। जगत की धड़कन बढ़ गई। उसने देखा सुकुमारी उसकी तरफ ही देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, अपनी कसम रखी है ना? अभी भी कुंवारे ही हो तो? सर चकराने लगा जगत का। हाथ में रखा सब्जी का थैला गिर गया।
65 साल के बूढ़े जगत जी जोर से रो दिए। मैं अपनी कसम नहीं रख पाया। पिताजी ने हाथ पकड़कर, लेकिन लेकिन अब नहीं, अब फिर से कुंवारा ही हूँ। तुम? आज भी कुंवारी हूँ। कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, हाँ, लेकिन शादी हुई। राधा और सुधा जब अपनी नई माँ से मिलकर प्रणाम करने उनके बेडरूम में गए, तब नवविवाहिता सुकुमारी ने कहा, ये लोग कौन हैं? तुम्हारी 2 बेटियां, राधा और सुधा। अब तक शादी नहीं हुई इनकी? मैंने करवाई थी इनकी शादी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों दामाद एक एक कर परलोक चले गए और दोनों बिटिया इस लोक में ही रह गए। सुकुमारी जरा सा भी हंसी मजाक नहीं समझती थी। जगत की तरफ देखकर कड़े आवाज में बोली, ये जबरदस्ती की रिश्तेदारी मुझे पसंद नहीं। जरूरत पड़ी तो मैं खुद बुलाकर बात कर लूंगी। तुम लोगों को बार बार आने की जरूरत नहीं है। सुधा थोड़ी गंभीर स्वभाव की लड़की थी। सीधे सुकुमारी की आंखों में आंखें डालकर बोली, जबरदस्ती की रिश्तेदारी की जरूरत ही नहीं होती अगर आप इस उम्र में पिताजी के साथ शादी नहीं करते। जो भी हो, चलो दीदी। सुकुमारी चुपचाप उनको जाते हुए देखती रही। इस प्रकार माँ और बेटियों का मिलन नहीं हो पाया, लेकिन जगत को इस बात का आश्वासन था कि सुकुमारी के मुंह से कभी भी उनकी बेटियों के लिए बुरे शब्द नहीं निकले थे। बुरे शब्द तो दूर, सुकुमारी के मुंह से कभी उनकी बातें ही नहीं निकलती थी। बहुत सारी संपत्ति जमा थी जगत जी के पास। मर्चेंट ऑफिस से रिटायरमेंट के वक्त अच्छा खासा पैसा मिला था उनको। गांव के पुश्तैनी मकान को भी बेचकर बहुत सा पैसा लेकर आए थे। उसमें से कुछ पैसे खर्च करके उन्होंने यह मकान खरीदा था, और ब्याज का कारोबार तो शुरू से था ही, जो कि बाद में और फल फूल गया। उनके पास कैश को लेकर लोगों की अलग अलग धारणा थी। कोई कहता 50, कोई कहता 80 लाख। तब भी 80 लाख अगर ना भी हुआ तो भी जितना था वह बहुत था। शादी के बाद जगत ने जो कुछ भी बचपन के प्यार के बारे में सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। 40 की उम्र पार कर लेने के कारण सुकुमारी का दिल अब पहले से बहुत सख्त हो गया था। इसके कारण जगत का मन 24 घंटे अशांत रहने लगा। हमेशा खोए खोए से रहने लगे थे। एक दिन कहीं जाते हुए गाड़ी से गिर ही गए। 10 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। घर आते ही अपने वकील दोस्त विश्व मोहन को वसीयत बनाने को कहा, और किसे कितना भाग मिलेगा यह भी बता दिया। उनका एक और दोस्त डॉक्टर धीरेन्द्र, जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर धीरेन्द्र की मृत्यु के बाद उनके बेटे डॉक्टर मनीष अब जगत के फैमिली डॉक्टर थे। मनीष की उम्र यही कोई 32 के आसपास होगी। MBBS करके अब शहर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। मनीष की दिली इच्छा है कि वो विदेश से मेडिकल डिग्री लेकर आए। एक्सीडेंट के बाद से ही जगत को घर आकर नियमित रूप से देख रहे थे, और एक दिन जगत के घर आने के बाद सुकुमारी से कहा था, चाचा जी का दिल बहुत कमजोर है, किसी भी दिन कुछ हो सकता है। भावहीन चेहरे से सुकुमारी ने कहा, मैं जानती हूँ मनीष। इसके बाद जगत ज्योति 7 दिन और जीवित थे। श्राद्ध कार्यक्रम के बाद वकील विश्व मोहन ने बताया कि जगत ज्योति की वसीयत के अनुसार उनकी पूरी संपत्ति की मालकिन उनकी पत्नी सुकुमारी होंगी। दोनों बेटियों राधा और सुधा को रहने खाने के अलावा महीने के 5-5 हजार मिलेंगे, और सुकुमारी की मृत्यु के बाद दोनों बेटियां बाकी संपत्ति की बराबर हकदार होंगी। इसके बाद अगर दोनों बेटियों में से किसी ने शादी की तो भी संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा,
हिसाब करके देखा गया, जगत बहुत सारी संपत्ति छोड़कर गए हैं। शहर में 4 मकान, जमीन और नगद 10 लाख रुपए। उनका मकान 2 भाग में था। पहले भाग में 2 तला, जो कि सुकुमारी को मिला, और दूसरे भाग में 3 कमरे थे। पहले में राधा, दूसरे में सुधा और तीसरे कमरे में नौकर रामू। उस दिन सुबह सुबह ही खाना बन चुका था। दोनों ही बहनें लूडो खेल रही थी। इतने में नौकर रामू ने आकर कहा, दीदी, आप दोनों को ऊपर बुला रहे। कौन? डॉक्टर साहब, ओ वकील बाबू, वो भी कमरे में बैठा। माँ कहाँ है? माता जी तो बिस्तर में लेटा। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगी। क्या बात है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अचानक सुबह सुबह ही बुलावा क्यों? शायद माँ की तबीयत खराब हो गई है। सुधा ने कहा। तबीयत खराब होगी तो सिर्फ डॉक्टर आएंगे, वकील बाबू क्यों आएंगे? चल ना, जाके ही देखते हैं। सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए दोनों। चेयर पर बैठे हुए हैं डॉक्टर मनीष और वकील विश्व मोहन। बिस्तर पर लेटी हुई है सुकुमारी। कमरे की आबो हवा थोड़ी गंभीर है, और वैसे ही गंभीर चेहरा लिए हुए राधा और सुधा स्टूल खींचकर बैठ गए। गले को थोड़ा साफ करके वकील विश्व मोहन बोले, मिसेस जगत के खाने में किसने जहर मिलाया था? क्या तुम दोनों में से कोई बता पाएगा? जहर? राधा और सुधा जैसे चीख पड़ी। डॉक्टर मनीष ने कहा, ऐसे चिल्लाने से तो काम नहीं चलेगा। मिसेस जगत के शरीर से जहर के लक्षण पाए गए। सही समय पर खबर मिल गई, इसलिए जान बच गई। लेकिन जहर दिया किसने था? हमें क्या पता, हम कैसे बताएं? नहीं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। वो जो खाना खाती है वो तुम दोनों ही बनाकर भेजते होंगे। हाँ, भेजते हैं। सुधा ने कहा। तब तो तुम दोनों में से ही किसी ने जहर दिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? माँ को जहर दे के मारने से हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जो मिलेगा तुमको ही तो मिलेगा बच्चों। तुम्हारे पिता के वसीयत के अनुसार जब तक तुम्हारी माँ की मौत नहीं हो जाती, तुमको तो कुछ मिलेगा नहीं। ना मिले ना सही, हमें तो कुछ कमी नहीं है। ना डॉक्टर साहब बोले, अगर ऐसे नहीं बताओगे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। कर दीजिए रिपोर्ट। चिल्ला उठी सुधा। पुलिस आए तो आने दीजिए। आप दोनों हमें इस तरह परेशान क्यों कर रहे हैं? परेशान इसलिए कर रहे हैं कि अगर खुद मान जाओगे तो हंगामा नहीं होगा। होने दीजिए हंगामा। आप पुलिस बुलाइए। अगर पुलिस कहेगी हमने जहर दिया है माँ को, तो उसके लिए हम दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन आप दोनों यहाँ पर बैठकर हमें धमकी मत दीजिए। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात। संपत्ति आज नहीं तो कल तुम लोगों को मिलेगी ही, लेकिन इसके लिए हम लोग जा सकते हैं? उठकर खड़ी हो गई सुधा। पुलिस आए तो बुलवा लीजिएगा। चलो दीदी। बुरा लगा था सुधा को। जिंदगी के दांव पेच वह जानती नहीं, लेकिन इल्जाम ऐसे इंसान ने लगाया जिसे वो प्यार करती है। आज से नहीं, बचपन से। वो डॉक्टर मनीष, उसके बचपन का दोस्त। उसके मुंह से इतनी कठोर बातें सुनने के लिए सुधा तैयार नहीं थी। राधा को तब भी बैठे हुए देखकर सुधा ने कहा, चलो दीदी, यहाँ अब बैठकर यह सब झूठ सुनने का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर साहब जब पुलिस को बुलाएंगे तभी आएंगे। सुधा ने राधा का हाथ पकड़कर जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, तभी अचानक कमरे के एक कोने से एक मीठी सी आवाज आई। थोड़ा रुकिए। दोनों बहनें रुक गईं। इतनी देर तक देख ही नहीं पाई। घर के कोने में बिस्तर के उस तरफ फर्श पर बैठकर कुछ ढूंढ रहे थे वो, और उठकर खड़े होके आवाज दी थी। बहुत ही सुंदर, दिखने में लंबा तगड़ा, लेकिन चेहरा मासूम।
उम्र होगी यही कोई 30 एक। तुम्हें कुछ पूछना है वीर? जी चाचा जी। तो फिर तुम्हारा भी परिचय इनसे करवा दूं। ये है बैरिस्टर वीर मजूमदार। बड़े परिवार से आते हैं, विदेश से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए हैं। उसके अलावा भी एक विशेष गुण है इनमें, ये शौकिया डिटेक्टिव है। बहुत अच्छी जासूसी करते हैं ये। इसलिए बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद स्कॉटलैंड जाकर 2 साल तक डिटेक्टिव की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। आप इन्हें कैसे जानते हैं? इनके पिता और मैं बचपन के दोस्त हैं। इनकी बहन की कल सगाई है, उसी का इनविटेशन देने आए थे। इस घटना की खबर सुनते ही मुझसे पूछा, चाचा जी अगर मैं भी साथ चलूँ तो कोई तकलीफ होगी? और जानते हो डॉक्टर, वीर ने इस बीच बहुत नाम कमा लिया है। उस दिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद मुझसे कहा, अगर वीर नहीं होते तो टेम्स हत्या का मामला सुलझा ही नहीं पाते। इंटरनेशनल गैंग का मामला था। अच्छा वीर जी, जी इस मामले को देखकर आपको क्या लगता है? बताइए तो। दोनों ही लड़कियां इनकार कर रही है। जी सुना मैंने। राधा और सुधा चुपचाप खड़े होकर देख रही थी वीर की तरफ। इतने सुंदर चेहरे में चिंता की एक भी लकीर नहीं है। हमें थोड़ा और सोचना चाहिए। सुकुमारी ने आंखें खोलकर देखा और कहा, डॉक्टर बहुत कमजोरी लग रही है मुझे। थोड़ी कमजोरी तो लगेगी ही। यह दवा दे रहा हूं, पी लीजिए। यह कहकर डॉक्टर ने सुकुमारी को अपने हाथों से दवा पिला दी। कमरे में चारों तरफ अच्छे से देखकर वीर ने कहा, मिसेस जगत, कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप लोगों का खाना क्या एक ही जगह बनता है? हाँ। आज से आप सब अलग अलग कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, ऐसा ही होगा। हाँ, आप अपना खाना खुद बनाइएगा और पीने का पानी भी खुद भर लीजिएगा। बाहर से कुछ मीठा वगैरह मंगवाती हैं क्या? हाँ, कभी खाने का मन हुआ तो रामू को कहकर। नहीं, किसी को कहकर नहीं। अगर खाने का मन हुआ तो खुद जाकर खरीद लाइएगा। इतना कहकर वीर ने राधा और सुधा की तरफ देखकर पूछा, आपका कहना है कि इस जहर के मामले में आप कुछ भी नहीं जानते हैं? नहीं, खाना बनाने का पूरा काम मैं ही करती हूँ और कभी ना कर पाऊँ तो राधा करती है। और माँ को जहर देकर मार डालूं, यह बात तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। कहते कहते सुधा रो पड़ी। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। मेरे पिता मरे थे 82 साल की उम्र में, माँ मरी थी 78 में, दादी मरी थी 91 साल की उम्र में और मेरे दादाजी 97 में। और मैं इतनी कम उम्र में मर जाऊंगी? भूल कर भी यह मत सोचना। तुम लोग ही मेरे पहले जाओगे, समझे? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, छोड़िए, रहने दीजिए। आप ज्यादा बात मत कीजिए। आपका दिल कमजोर है, इस बात को समझिए। चलिए, अब हमें चलना चाहिए। विश्वमोहन दरवाजे तक जाकर पलटकर बोले, राधा, सुधा, तुम दोनों ही इस बात से इनकार कर रहे हो, लेकिन मिसेस जगत के शरीर में जहर के लक्षण दिखाई दिए हैं। इसका मतलब है उनको जहर दिया गया था। इस बार तो डॉक्टर साहब ने उनको बचा लिया, लेकिन मैं फिर से कह देता हूँ, अगली बार ये गलती मत करना। एक इंसान को मारकर ही उसकी संपत्ति हासिल की जा सकती है। अगर उसकी मौत में हत्या की आशंका हो। दोनों लड़कियां चुपचाप रो रही थी। सभी के जाने के बाद सुधा ने उठकर कहा, तुम्हारा दाल चावल सब्जी मसाले क्या इसी कमरे में पहुंचा दूं माँ? रहने दो, और तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ इस कमरे से। 3-4 दिन में ही सुकुमारी ठीक हो गई। खाने पीने के मामले में भी बहुत सतर्क हो गई थी। खुद ही बाजार जाती,
सब्जी, तरकारी, दाल, चावल, नमक, मसाले सब अपने हाथ से खरीदती थी। घर लौटकर कोयला तोड़कर खुद चूल्हा जलाती, अपना खाना खुद बनाती, खाना खाकर यहां तक कि अपना बर्तन खुद धोकर रखती थी। सुधा ने एक दिन कहा, माँ, कोयला तोड़ने में, चूल्हा जलाने में, बर्तन धोने में, इन कामों में तो कोई जहर नहीं मिला सकता ना। यह सब तो हम करके दे ही सकते हैं। तुम्हारी उम्र हो गई है। चिल्ला उठी सुकुमारी। 44 साल की उम्र में कोई बूढ़ा नहीं होता। हमारा वंश दीर्घायु है। दीर्घायु वंश के लोग ना तो जल्दी बूढ़े होते हैं और ना ही जल्दी मरते हैं। जाओ अपना काम करो। पड़े आए रिश्तेदारी निभाने वाले मुझे जहर देकर मारेंगे। आओ, खिलाओ मुझे जहर, खिलाओ। सच कहूं तो सुकुमारी जहर से बहुत डरती है। जितनी तकलीफ हुई थी उसे उस दिन, यह कहना नहीं पड़ेगा। पूरे शरीर के अंदर जैसे आग सी जलती रहती है। लगता है जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। सिर दर्द से फटने लगता है। बस नींद आती है, लेकिन सोने में भी डर लगता है, कहीं यह नींद दोबारा नहीं टूटी तो। लेकिन इतनी सावधानी के बाद भी फिर से एक दिन जहर के लक्षण दिखाई दिए। दौड़े आए डॉक्टर मनीष, विश्वमोहन अटॉर्नी और वीर। जैसे ही उनको फोन पर यह सूचना मिली, फिर से शुरू हुई वही दौड़ भाग। डॉक्टर ने जल्दी से इलाज शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद धीरे धीरे ठीक होने लगी सुकुमारी। इस बीच विश्वमोहन वीर को लेकर दोनों लड़कियों से मिलकर आए। ये खबर सुनकर दोनों घबराकर चुपचाप बैठ गए। विश्वमोहन ने तभी आवाज से कहा, यहाँ कुछ तो चल रहा है सुधा। क्या चल रहा है? जरूर कुछ चल रहा है। हो सकता है जब वह बाजार जाती है या बाहर निकलती है तो तुम दोनों में से कोई एक बहन जाकर उसके खाने में कुछ मिला कर आते हो, या फिर के बाद और कोई बात नहीं निकली विश्वमोहन के मुंह से। चुप होकर वीर की तरफ देखने लगे। वो घर के आंगन में जैसे कुछ ढूंढ रहा था। थोड़ी देर में लौटकर बोला, चाचा जी, अगर दाल चावल में जहर मिला दिया जाए तो पकने के बाद उसका रंग बदल जाएगा और खाते वक्त उनको नहीं दिखेगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसके अलावा खाने से एक गंध भी तो आएगी। यह कहकर सुधा से पूछा, बाहर निकलते समय वो घर में ताला लगाती हैं, है ना? जी, एक बड़ा सा विदेशी ताला लगाकर जाती हैं। और ये पानी का पाइपलाइन? कौन सा पाइपलाइन? ये पाइपलाइन, यही तो ऊपर जाता है ना? हाँ, यही ऊपर जाता है, लेकिन इससे ऊपर पानी नहीं चढ़ता। इसीलिए माँ नीचे आकर पानी भर के ले जाती है। ओहो, नौकर शायद पानी का मटका ऊपर रखकर आता होगा। नहीं, माँ खुद खड़ी रहती है। पानी भरने के बाद मटका खुद लेकर जाती है। हमने कितनी बार कहा हम छोड़ आते हैं, लेकिन वो नाराज हो जाती है। वीर कुछ देर शांत रहा और बोला, अपने नौकर को जरा बुलाइए तो। थोड़ी देर में ही रामू सामने आकर खड़ा हो गया। वीर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जे रामू, पूरा नाम रामचंद्रन। यहाँ कब से काम कर रहे हो? जे बड़े मालिक के चले जाने के बाद। और बड़ी मालकिन का क्या क्या काम करते हो? जी कुछ नहीं, वो तो कुछ करने नहीं देता, कुछ करने जाऊं तो भगा देता। बड़ी मालकिन जब घर में नहीं थी तब तू पीछे से जाकर उनके पानी के मटके में कुछ मिलाकर आ गया था, है ना? कुछ देर वीर की तरफ देखकर जोर से रो पड़ा रामू। अरे साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे? वही गरीब आदमी हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चलिए चाचा जी, हम ऊपर चलते हैं। हाँ चलो भाई, यह तो बहुत आश्चर्य वाली घटना है। कोई भूत प्रेत तो नहीं है?
वीर कुछ और ही सोच रहा था, इसलिए बिना कुछ कहे सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा। काफी हद तक ठीक हो चुकी है सुकुमारी। नब्ज, धड़कन लगभग नॉर्मल हो गया है। डॉक्टर ने दबी आवाज में पूछा, पड़ताल किया आपने? कुछ पता चला? नहीं, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। जहर जहां जहां से आ सकता है वो सारी जगह मैं देखकर आ गया हूं। लगता तो नहीं है कि लड़कियां इनको जहर दे रही हैं। तब तक डॉक्टर साहब, आप एक काम करवा देंगे? जी बोलिए। 3-4 दिन में जब सुकुमारी जी पूरी तरह ठीक हो जाएं, तो एक राजमिस्त्री बुलाकर दोनों घरों के बीच में एक पार्टीशन करवा दीजिए। मतलब उनके रहने की जगह पूरे घर से अलग हो जाएगी। पानी की पाइपलाइन अलग से बिछाने बोलिएगा, कुकर और स्टोव खरीदने बोलिएगा, और दाल चावल को पकाने के पहले पोटेशियम पर मैग्नेट के पानी से अच्छे से धो लेने बोलिएगा। जी जरूर, मैं करवा दूंगा। ये कह के वीर राधा और सुधा से फिर से मिलने गया। आप दोनों तो ऊपर नहीं जाती हैं? जी नहीं। तो आपकी माता जी से अड़ोस पड़ोस के लोग कभी कोई मिलने आता है या नहीं, बता पाएंगे? जी नहीं, कोई मिलने नहीं आता। आप सही कह रही हैं। जी, माँ जब कमरे में रहती हैं तो दरवाज़ा बंद करके रहती है, और जब निकलती हैं तो अकेले निकलती हैं, और लौटती भी अकेले ही है। ओह, अच्छा। मैं आप दोनों बहनों को अगर कुछ पर्सनल सवाल पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगेगा। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? आप दोनों ही तो विधवा है ना? जी। इतनी कम उम्र, सामने पूरा भविष्य है, पूरी जिंदगी पड़ी है। कभी सोचा है कैसे कटेगी? सोचा तो था, राधा की शादी फिर से कराऊंगी, लेकिन माँ को लेकर जो गड़बड़ शुरू हो गई है, अब तो शादी की बात सोच भी नहीं सकते। जो किस्मत में लिखा है वही होगा। पिताजी ने वसीयत में आपके लिए क्या लिखा है? रहने खाने को छोड़कर हमें महीने का 5,000 मिलेगा। माँ जब नहीं रहेंगी तब ये संपत्ति, जमीन, जायदाद हमें मिलेगा। वीर बहुत देर तक चुपचाप देखता रहा उनकी तरफ। फिर अचानक जैसे नींद से जागकर उनसे पूछा, अच्छा चलता हूँ, नमस्कार। ठीक होने के बाद सुकुमारी ने वीर के कहे अनुसार ही सब कुछ किया। दोनों घरों के बीच में बाउंड्री वॉल बना दी गई, पानी की नई पाइपलाइन बिछा दी गई। दोनों घरों को इस तरीके से अलग कर दिया गया जैसे माँ और बेटी एक दूसरे का मुंह ही न देख पाए। सुकुमारी भोर में उठ जाती, फिर कुछ देर बिस्तर पर बैठकर अपने पति की दी हुई गुरु मंत्र का जाप करती, फिर छत पर ही एक बंद जगह पर नहाती। इस बीच रोज शाम के वक्त उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी। मनीष रोज शाम को आता है, तरह तरह की दवा और टॉनिक देकर जाता है। और भी कोई है जो आजकल रोज आता है, वो है वीर। वीर सुकुमारी के पास भी बैठता है और उतरकर दोनों बहनों के पास बैठकर बातें करके चाय नाश्ता करके घर चला जाता है। और किसी किसी दिन घर के अंदर न जाकर बाहर से ही चुपचाप खड़े होकर देखते रहता है घर की तरफ। बीच बीच में डॉक्टर मनीष से चर्चा होती है पेशेंट की तबीयत को लेकर। डॉक्टर मनीष लगभग परेशान हो गए हैं सुकुमारी का इलाज करते करते। एक दिन बोले, वीर जी, जो भी मैं सीखा हूं अब लगता है भूल जाऊंगा। ये जो ठीक शाम को ही तबीयत खराब हो जाती है, इसको लेकर मैंने लगभग सभी किताब पढ़ डाले। एक्सरे करवा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिया, बीपी चेक कर लिया, इसके अलावा जितने भी टेस्ट होते हैं सब कर डाले। क्या लग रहा है आपको? उनको लगातार जहर दिया ही जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आज तो उनका खाना पीना बंद करके फिक्स डाइट करवा के आया हूँ।
बाजार से लाया हुआ तेल नमक कुछ भी नहीं चलेगा। सिर्फ फल खाकर ही कुछ दिन बिताने को कह के आया हूं। देखते हैं कुछ दिन में रिजल्ट मिलेगा। दोनों लड़कियों के बारे में? उन पर कैसे शक करूं? पुलिस का डर दिखाया है, धमकी भी दी है, इसलिए वो लोग अब तो उस घर में माँ को देखने भी नहीं जाते। और वो रामू, वह भी डर के नहीं आता। अच्छा सोचिए, अगर ये जहर कुरानी ना होकर किसी तरह की पॉइजनिंग या फिर केमिकल रिएक्शन। हाँ, लेकिन इसका सोर्स कहाँ है? तेल नमक घी वनस्पति, इस कारण से तो मैंने बंद करवा दिया। देखते हैं अब क्या होता है। मैं क्या बोलूं, मैं ना बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर मनीष, कोई मुझे जहर दे रहा है यह सोचकर भी क्या मेरे शरीर में सिम्टम्स ग्रो कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है कुछ खास सिचुएशन में नर्वसनेस के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन यह जहर खुरानी में थोड़ा थोड़ा बुखार, कभी कभी उल्टी, सिर दर्द, वीकनेस अचानक बढ़ जाता है, तब इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। बेहोश हो जाती हैं और तब होता है लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन। मुझसे अब और नहीं हो पा रहा है वीर जी, बहुत टायर्ड फील कर रहा हूं मैं। जगत संसार जैसे चल रहा था वैसे ही चलने लगा, लेकिन इस बीच में वीर की नींद उड़ गई थी। वो ऑफिस जाता है, लौट के घर आता है, शाम को क्लब जाता है, कभी कभी सुकुमारी के पास आकर बैठता है, फिर घर जाता है और अपने कमरे में बैठकर कुछ सोचता रहता है। फिर अचानक एक दिन सुकुमारी जी की तबीयत खराब हो गई। मनीष और 2 सीनियर डॉक्टर्स मिल के भी कुछ नहीं कर पाए। इस बार सुकुमारी की मौत हो गई। जिंदा रहने की इतनी इच्छा थी उनके अंदर कि मर जाने का डर उनके मरने के बाद उनके चेहरे पर छप गया था। जहर खुरानी से मौत, मतलब पुलिस में रिपोर्ट करना ही पड़ा। पुलिस आई, डेड बॉडी ले गई मॉर्ग में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेट में जहर पाया गया, जिसके कारण शमशान से ही दोनों बहनों को थाने जाना पड़ा और थाने से उनको जेल भेज दिया गया। जब पुलिस शमशान आई थी दोनों बहनों को गिरफ्तार करने, तब वहां बहुत से लोग मौजूद थे। राधा और सुधा ने देखा कैसे कठोर और पत्थर की तरह दिख रहे थे सभी। विश्वमोहन ने नजरें फेर ली। मनीष देखकर भी अनदेखा कर गया। दूर खड़ा था वीर। दोनों बहनें वीर के पास गई। सुधा तो रोने ही लगी। हमें पुलिस पकड़कर ले जा रही है। मोहन चाचा, डॉक्टर मनीष, कोई भी हमारी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। हम अपनी बात उनको समझा ही नहीं पा रहे हैं। अगर इंसान के साथ कोई मुलाकात ही ना हो, बातचीत ही ना हो, तो उसे जहर नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपकी तरफ देखकर हमें यही लगा कि हमारे जहर देने की बात पर आपको भरोसा नहीं हुआ। माँ की इन 3 महीनों की बीमारी में सिर्फ आप ही ने हमसे इंसान की तरह व्यवहार किया। आपकी छोटी बहन हमारे ही उम्र की होगी, इसीलिए आपको बड़े भैया की तरह विनती करते हैं, हमें बचाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ नहीं होगा। अगर मामला कोर्ट में गया तो डिफेंस में मैं ही तो रहूंगा। डर किस बात का है? निश्चिंत होकर दोनों बहनें थाने चली गई। खबरों की कागज में कुछ दिन हल्ला हुआ, फिर वही सब चुप। कोई सबूत नहीं मिला पुलिस को, इसलिए कोर्ट से तारीख लेने लगी। इस तरह 1.5 महीने बीत गए। हर कोई इस बात को भूल गया, लेकिन एक ही शख्स था जो कुछ नहीं भूला था। वह था वीर। सोचते सोचते पागल जैसा हो गया था। वह दिन रात घर के बाहर रहता, बहुत देर रात को घर आता, रात को घर में टहलता रहता।
घर के लोग परेशान होने लगे थे। वजन कम हो गया था वीर का, कमजोर सा हो गया था वो, हमेशा कुछ बड़बड़ाता रहता था। सबूत नहीं मिलने पर भी राधा, सुधा और रामू को पुलिस ने जेल में बंद करके रखा था। रात को बुखार आ गया था वीर को, सिर में दर्द हो रहा था उसके। लगता है बुखार और बढ़ गया है। कितना है बुखार? अचानक उसके दिमाग में जैसे कुछ बज उठा। दोनों कानों में जैसे जोर से सीटी बजने लगी और मन ही मन अपने आप में ही चिल्लाने लगा, तुम एक गधे हो, तुम एक उल्लू हो, बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए हो, वकील बनोगे? इससे अच्छा है सड़क के किनारे कोई दुकान खोल लो। सुबह 8 बजे विश्व मोहन को साथ लेकर वीर मनीष के घर पहुंचा। मनीष तब घर पर ही था। उसने कहा, ओ, आप लोग आइए आइए, अंदर आइए। वीर को कुछ पता चला है। एक डॉक्टर के नाते तुम्हें वह सुनना चाहिए और अपनी राय भी देनी चाहिए। वो बैठे ड्राइंग रूम में। चाय आई। पीते पीते वीर ने कहा, आपका FRCS देने विदेश जाना था ना, उसका क्या हुआ? पोस्टपोन हो गया? नहीं नहीं, पोस्टपोन नहीं हुआ। क्यों, बोलिए तो। इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी साथ में चलता। ओह तब तो बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। जाने के पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा। छोड़िए, क्या पता चला है आपको, बताइए तो। कुछ खास नहीं। उनकी मौत के बाद उनके घर से दाल, चावल, नमक, मसाले सब कुछ ही तो मैं लेकर गया था जांच करवाने। यह तो आपको पता ही है। हाँ, वह तो पता है। तो जांच में कुछ पता चला आपको? नहीं, इसके अलावा जो पानी वो पीती थी उसकी भी जांच करवाई मैंने। उसमें भी कुछ नहीं मिला। जहर का कोई भी निशान नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम में उनके पेट में जहर पाया गया था। यह आप जानते हैं। अरे वो तो मैं जानता हूँ। मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ, जहर खुरानी लगातार जारी है। अच्छा डॉक्टर, आपने कभी इस जहर खुरानी के बारे में सोचा है? सोचा है मतलब ये जो जहर का सोर्स है, इसके बारे में कभी सोचकर देखा है? एक बार, कई बार, हजारों बार सोचा है, लेकिन सोचकर भी कभी कुछ नतीजा नहीं निकला। पूरा मामला ही कोई राज जैसा है। नर्वसनेस के सिम्टम्स को देखकर ही इलाज शुरू किया था। बहुत मोटिवेट किया था उनको। खान पान को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया था। अपना बहुत सा समय गंवाया इनके पीछे, लेकिन कभी कुछ ठीक हुआ ही नहीं। मुझे लगता है वह बीच बीच में रामू के हाथ जो मिठाई मंगवाते थे, उसी के कारण कुछ। अच्छा, आपके साथ सुधा की दोस्ती बचपन से ही थी ना? हाँ, मतलब वो हम एक साथ खेलते थे। मैंने राधा के मुंह से सुना था कि आप सुधा के साथ शादी करना चाहते थे। हाँ, मैंने बात की थी। सुधा मेरी बचपन की दोस्त है और उसकी जिंदगी खराब हो जाए यह उचित नहीं। इसीलिए मैंने तय किया था कि, कहते हैं ना, What man proposes, God disposes। ऐसी घटना घटी के कब उनकी मुक्ति होगी और कब मुजरिम पकड़ा जाएगा, यही ना? हाँ, सही कहा। अगर आप चाहें तो मुजरिम पकड़ा जाएगा डॉक्टर मनीष। मैं चाहूं तो आओ फनी। मेरे चाहने से अगर उनका भला हो तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा। बताइए क्या करना होगा मुझे। अगर आप ये कह दें कि ये खून आपने किया है। मैं लेकिन खून करने का तो एक कारण होना चाहिए। क्यों किया मैंने खून? इसलिए कि सोचिए, सुकुमारी के मरने के बाद दोनों बेटियों को पूरी संपत्ति मिलेगी और छोटी बहन से शादी करके उस पैसे से आप विदेश जाएंगे। वाह
क्या बात है, क्या बात है। लेकिन क्या आपको यह फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि उनको जहर कैसे दिया गया है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है? मिला है? अगर मैंने उनको जहर दिया है तो कैसे दिया है बताइए। हर शाम आप पेशेंट को देखने जाते थे। लौटते वक्त आप उनका टेम्परेचर लेते थे। जो थर्मामीटर आप उनके मुंह में डालते थे, उस थर्मामीटर के ऊपर जहर का परत चढ़ा हुआ होता था हर दिन। इस बार ऐसा लगा मनीष चेयर से ही गिर जाएगा। वीर ने आगे बढ़कर मनीष को पकड़ लिया और कहा, तबीयत जरा ठीक कर लीजिए डॉक्टर मनीष। पुलिस ऑफिसर आए हैं थाने से, चलना पड़ेगा। आप सुन रहे थे विधायक भट्टाचार्य जी की लिखी हुई कहानी एक खून। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।